स्टूडेंट्स, अभी तक आपने पढ़ा है सेंटेंस कैसे पहचाना जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं। हिंदी का कोई वाक्य हमको दिया हुआ है, इंग्लिश में से ट्रांसलेट करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं उस वाक्य में किस टेंस का हमें प्रयोग करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए आपने अभी तक जो पढ़ा है, कैसे हम पहचाने, यदि वाक्य के अंदर किसी भी प्रकार की कोई हैबिचुअल एक्शन है, अर्थात आदतन रूप से होने वाला कार्य है, या उसके अंदर किसी प्रकार का कोई रेगुलर वर्क है, एक ऐसा कार्य जो नियमित रूप से होता रहता है, चल रहा है, नियमित रूप से होता है, चाहे वो डेली बेसिस पर हो, मंथली बेसिस पर हो, रोजाना होता हो, सप्ताह में होता हो, महीने में होता हो, वर्ष में होता हो, लेकिन उसके अंदर एक रेगुलरिटी है, एक नियमित रूप से वो कार्य चलता रहता है। इस प्रकार से यदि किसी वाक्य के अंदर रेगुलरिटी है, नियमित रूप से कार्य हो रहा है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि वाक्य के अंदर किसी प्रकार का कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य बात है, क्रिया जो हो रही है वो सार्वभौमिक सत्यता को बताती है, इसी प्रकार से प्री प्लान्ड वर्क, कोई भी कार्य जो भविष्य में होने वाला है लेकिन वो पहले से ही निर्धारित है, पहले से ही फिक्स है, ये कार्य होगा, उसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखें, जब सेंटेंस के अंदर किसी प्रकार का कोई मैथमेटिकल फैक्ट है, गणितीय कोई तथ्य है, किसी प्रकार का कोई वैज्ञानिक तथ्य है, उसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेते हैं। दो दो चार होते हैं, ये मैथमेटिकल फैक्ट है। जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होती है, ये क्या होगी, साइंटिफिक फैक्ट, वैज्ञानिक तथ्य है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसमें क्या होगा, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य है। वह रोजाना 7 बजे विद्यालय जाता है, इसमें क्या है, उसकी नियमितता है, रेगुलरिटी है। वह सुबह घूमने जाता है, ये क्या हैबिट है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, ये क्या उसकी हैबिट है। तो इस प्रकार की बातें यदि हमें किसी सेंटेंस के अंदर देखने को मिलती हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताती है। सामान्य तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग वाक्य के अंत में जो क्रिया दी हुई है, उस क्रिया के अंतिम शब्द से भी पहचानते हैं। जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बताता है। आगे आज हम पढ़ने वाले हैं, जब हम वाक्य को पहचान लेते हैं कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनना है, तो उसको कैसे बनाया जाए, उसका क्या स्ट्रक्चर हो, कैसे उसको हम लोग ट्रांसलेट करें। तो देखिए, सबसे पहले वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी है। स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब फर्स्ट में एस या एस ना सब्जेक्ट, प्लेस एंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं, सब्जेक्ट मीन्स डूअर, डूअर यानी काम को करने वाला। वाक्य में देखा जाता है कि काम कौन कर रहा है, कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है, जिसकी पहचान करते हैं कि कौन या किसने। जब वाक्य क्रिया में हम कौन या किसने देखते हैं तो उसका जोड़ते हैं, तो कौन या किसने को जोड़ने के बाद उसको जवाब मिलता है, वह हमारे लिए सब्जेक्ट कहलाता है। तो सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, कार्य को करने वाला कौन है। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो इसमें क्रिया क्या हो रही है, परिक्रमा करना। परिक्रमा करने का कार्य कौन कर रही है, पृथ्वी कर रही है, तो सब्जेक्ट क्या हो हमारे पास दिया। ठीक इसी तरह से दीपावली के अवसर पर
दुकानदार अपने ग्राहकों को विशेष छूट प्रदान करते हैं। क्रिया क्या है? प्रदान करते हैं। अब इस क्रिया को कौन कर रहा है? कौन छूट प्रदान करते हैं? तो हमारे पास उस वाक्य में से जवाब निकल कर के आता है कि दुकानदार। तो दुकानदार यानी शॉपकीपर। तो शॉपकीपर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। वाक्य में सब्जेक्ट को इस प्रकार से आप लोग पहचाने। सब्जेक्ट को पहचानने के बाद फिर बात आती है कि वर्ब फर्स्ट या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ा जाता है। यहां इस बात को आप अच्छे से समझ लें। ये वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में एस ईएस डिपेंड करता है सब्जेक्ट के नंबर पर। जब कर्ता आई, वी, यू, दे या प्लूरल, आई, वी, यू, दे प्लूरल हो तो हम वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कर्ता ही, शी, इट या सिंगुलर हो तो हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। आखिर भी एस एस क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि आप जानते हैं इंग्लिश में एक बहुत सिंपल सेंस है। एस एस, एस बी, पी एस, पी बी। एस एस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। सीधी सी बात है। जब हमारा कर्ता एकवचन है क्रिया एकवचन ही लगेगी। जब हमारा कर्ता बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्रिया भी प्लूरल है। जैसे रंग। अब रंग को आप क्या मानेंगे? ये सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल है। यानी जो वर्ब है रियल में ये वर्ब प्लूरल वर्ब मानी जाती है। लेकिन जब इस वर्ब में एस जोड़ दिया जाता है तो ये सिंगुलर बन जाती है। एस जोड़ने पर वर्ब सिंगुलर हो जाती है। यहां आप एक बात ध्यान से समझ लें। एस या ईएस अंग्रेजी में डबल रोल निभाते हैं। जब एस या ईएस को किसी संज्ञा शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो ये संज्ञा शब्द को प्लूरल बना देते हैं। लेकिन उसी एस या ईएस को जब क्रिया शब्द के साथ जोड़ा जाता है तो ये क्रिया को एक वचन बना देते हैं। यही कारण होता है कि हम ही, सी, इट या सिंगुलर पर्सन के साथ जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। अंडरस्टैंड? तो यहां आपने देखा सबसे पहले हमें क्या लगाना होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाने के बाद उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब फर्स्ट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ना होता है। ये वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट में एस ईएस ये सब्जेक्ट के नंबर पर डिपेंड करता है। उसके बाद बात आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की पहचान। सामान्यतः हम लोग ऑब्जेक्ट की पहचान करते हैं कि जो क्रिया दी हुई है उस क्रिया में क्या या किसको शब्द जोड़ दिया जाए तो हमें ऑब्जेक्ट का पता चल सकता है। राम एक पत्र लिखता है। राम क्या लिखता है? एक पत्र। तो एक पत्र क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। एक पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट। वह विद्यालय जाता है तो क्या इसमें विद्यालय शब्द ऑब्जेक्ट है? नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है। विद्यालय किसको बता रहा है? प्लेस को बता रहा है। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप वाक्य को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे
वह तैरना जानता है। यहाँ देखें वाक्य को हम देखते हैं, ता है प्रेजेंट टेंस को बता रहा है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या हुआ, कौन तैरना जानता है, वह यानी ही। अब क्रिया क्या है, नो, जानो। लेकिन आप जानते हैं कि कर्ता हमारे पास सिंगुलर है तो हम क्या करेंगे, ही नोज। अब टू स्विम, ही नोज हाउ टू स्विम। परिश्रम, जीवन को सफल बनाता है। परिश्रम जीवन को सफल बनाता है। इस वाक्य में देखें, हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, कौन, यानी परिश्रम। इट मीन्स हार्ड वर्क। क्रिया क्या है, बनाता है, मेक, लेकिन कर्ता सिंगुलर है तो हमने क्या किया, इसमें एस लगा दिया। हार्ड वर्क मेक्स, किसको सफल बनाता है, लाइफ को। ऑब्जेक्ट हो गया, मेक्स लाइफ सक्सेसफुल। हार्ड वर्क मेक्स लाइफ सक्सेसफुल। और हम अपना कार्य समय पर करते हैं। हम अपना कार्य समय पर करते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, हम, यानी वी। क्रिया क्या है, करना, करने को कहते हैं डू, तो वी डू क्या करते हैं, अपना कार्य। हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अपना कार्य। तो अपना की इंग्लिश वी के अकॉर्डिंग अब यह ध्यान देंगे, अपना जो शब्द है इसकी इंग्लिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। जब हमारे पास कर्ता आई होता है, अगर वाक्य में अपना शब्द आ रहा है तो मैं लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट भी होता है, अपना शब्द आ रहा है तो अगर लगाएंगे। यदि कर्ता यू है तो अपना के लिए यह, जैसे वह अपना कार्य स्वयं करता है तो यहाँ पर अपना शब्द के लिए वह अपना कार्य स्वयं करता है, ही आना है तो ही के लिए अपना कार्य यानी हिच, वह अपना कार्य स्वयं करती है खुशी के साथ हर। इसी तरह से यदि कर्ता दिए होता है तो दियर। अपना की जो इंग्लिश है यहाँ वी के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। वी हमारा सब्जेक्ट है तो वी डू आवर वर्क इन, वी डू आवर वर्क इन टाइम। अब सूर्य, सूर्य हमें रोशनी देता है। सूर्य हमें रोशनी देता है। यहां आप देखें सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, कौन देता है। कौन से में पहचान करते हैं ना सब्जेक्ट की, तो कौन कौन देता है, सूर्य। सूर्य क्या, द सन, द सन। यहां एक बात आप लोग समझ लें, PHE
के बाद दिया हुआ शब्द और उसका उच्चारण यदि स्वर से शुरू होता है तो उसको दी बोला जाता है, लेकिन जब इसके बाद वाला जो शब्द है उसका उच्चारण यदि किसी व्यंजन से शुरू होता है तो उसे दा बोलते हैं। जैसे यहां भी आप एक बात समझ लें, इस वर्ड को हम लोग दी बोले, जबकि इसे दी नहीं बोल करके इसे दा बोलते हैं। इसलिए दासन दी अर्थ, दासन एक दी अर्थ। तो आपने देखा दासन सूर्य, उसके बाद सब्जेक्ट अकॉर्डिंग देखें वर्ब फर्स्ट में सीएस, तो सन सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या करोगे आप एस या ईएस उस व्यक्ति में जोड़ेंगे। अब एस या ईएस को जब उसमें जोड़ा जाएगा तो कैसे क्रिया क्या हमारे पास देता है, तो गिव में क्या करेंगे दासन गिव जो। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट के रूप में हम देखें तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम इस सूर्य हमें देता है, हमें भी ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और रोशनी भी ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है। अब हमारे सामने एक समस्या है, किसे लिखें, ये आप पर डिपेंड करता है, किसी को भी लिख सकते हैं। द सन गिव्स अस, लेकिन इस वाक्य को आप यूं भी लिख सकते हैं कि द सन गिव्स लाइट टू अस। यदि आप लाइट को पहले लिखते हैं, अस को आप बाद में लिखते हैं, तो क्यों लगाना पड़ता है? यहाँ को आपने पहले लिखा है, लाइट बाद में लिखा था, क्यों लगाने की आवश्यकता नहीं। सूर्य हमें रोशनी देता है, द सन गिव्स अस लाइट। तो आप समझ गए होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य को किस प्रकार से ट्रांसलेट किया जाता है। किसी वाक्य को ट्रांसलेट करना है तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उस वाक्य में पहचान करेंगे कि जो दिया गया वाक्य है वो किस टेंस का है और उस टेंस की स्ट्रक्चर अनुसार, उसकी रचना अनुसार उसको हम बना देते हैं। आगे हम बात करते हैं इसी टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की। अगर वाक्य नेगेटिव हो, नकारात्मक हो, तो फिर कैसे बनाएंगे उसको। नकारात्मक वाक्य होने की स्थिति में, जब सेंटेंस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव सेंटेंस होने की स्थिति में नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज का प्रयोग किया जाता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखें, नॉट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग किया जाता है। नॉट के साथ ध्यान रखें, नेवर के साथ डू डज का प्रयोग करेंगे आवश्यक नहीं, लेकिन नॉट आप लिख रहे हैं तो नॉट के साथ आपको डू डज का प्रयोग करना जरूरी है। जैसे वह झूठ नहीं बोलता है, तो हमको वाक्य की पहचान हो गई कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का बोलता है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, तो ही। नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या लेनी पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ही के साथ हमने क्या लिया, डज। ध्यान रखें, ये जो डू डज हेल्पिंग वर्ब है, ये डू डज हेल्पिंग वर्ब ये भी सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है। जब हमारा कर्ता आई, वी, यू, दे या प्लूरल हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कर्ता ही, शी, इट या सिंगुलर हो तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का प्रयोग करते हैं। तो ही डज नॉट, क्रिया हो गई बोलना। टेल, तो ही डज नॉट टेल ए लाई।
he does not tell her. वह झूठ कभी नहीं बोलता है। इस वाक्य को हम लिख सकते हैं कि he never tells her। नॉट का उपयोग कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगाना आवश्यक है। डू डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपकी आती है। तो नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखें, डू डज के साथ वर्ब फर्स्ट आती है। जब कर्ता हमारा सिंगुलर है, ही से इट या क्वेश्चन करता है, डज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। नॉट के साथ जब डज हेल्पिंग वर्ब लग जाती है तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को नहीं लगाया जाता है। जैसे वह तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है तो ही रन्स फास्ट, लेकिन वह तेज नहीं दौड़ता है, वह तेज नहीं दौड़ता है, ही डज नॉट रन फास्ट। यहां समझने की कोशिश करें, यहां हमने रन्स का उपयोग किया है जबकि यहां पर हमने डज नॉट रन। जब डज आ जाती है हेल्पिंग वर्ब तब हमको एस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि जब डज हेल्पिंग वर्ब रूप में नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर एस लगाना आवश्यक होता है। यहाँ पर वो एस की पूर्ति डज में हो जाती है, इसलिए हमको दोबारा रन में एस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। आगे तीसरे प्रकार के जो वाक्य जिसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। सबसे पहले आप समझ लें कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक वो वाक्य जिनका जवाब यस नो में देना संभव है, उनमें किसी भी प्रकार के डब्ल्यू वर्ड को लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे वाक्यों को हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। लेकिन जब किसी प्रश्न का जवाब यस नो में देना संभव नहीं होता है, उनमें डब्ल्यू वर्ड लगाने की आवश्यकता होती है। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने लिखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपके दो प्रकार के हो जाते हैं। एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, और दूसरे जो होते हैं डब्ल्यू वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। डब्ल्यू वर्ड से शुरू होने वाले जैसे पहचान करेंगे कि इसको हम हेल्पिंग वर्ड से शुरू करें, किसको डब्ल्यू वर्ड से शुरू करें। ऐसे प्रश्न जिसका जवाब यस नो में दिया जा सकता है। क्या तुम रोजाना 2 घंटे स्टडी करते हो? यस या नो दे सकते हैं, तो इसमें हमें डब्ल्यू वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम रोजाना क्या करते हो, इसका जवाब यस नो में नहीं दिया जा सकता, तो इसमें डब्ल्यू वर्ड लगाने की आवश्यकता होती है। डब्ल्यू वर्ड्स क्या है, इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ जिक्र कर देता हूँ। और हेल्पिंग वर्ब को भी हम लोग समझ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अभी आपने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई हमारे पास, डू या टच। क्या तुम अपने माता पिता की आज्ञा मानते हो? क्या तुम अपने माता पिता की आज्ञा मानते हो?
ये वाक्य आपके सामने है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इसका जवाब यस नो में देना संभव है या नहीं है, हाँ या ना? एक जवाब होगा, मानते हैं तो हाँ, नहीं मानते तो ना। जब प्रश्न का जवाब यस नो में देना संभव है तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। अब सब्जेक्ट हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के लिए, तुम यानी यू, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या गई, डू, तो डू यू। उसके बाद क्रिया क्या है, आज्ञा मानना, ओबे, तो डू यू ओबे किसकी, अपने माता पिता की। अब यहां देखें अपने शब्द आ रहा है, तो अभी आपको बताया गया अपने की अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार लगाई जाती है। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यू, तो यू के अनुसार लगाया, डू यू ओबे योर पेरेंट्स। हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को शुरू करते हैं, लेकिन कुछ वाक्य आप जानते ऐसे होते हैं जिनमें हाँ में जवाब नहीं दिया जा सकता है। ऐसे वाक्यों को डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू किया जाता है। तो डब्ल्यूएच वर्ड्स क्या हैं उसको भी आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं। डब्ल्यूएच वर्ड्स अर्थात जो कि ऐसे शब्द जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, अंग्रेजी में हम उनको डब्ल्यूएच वर्ड्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हाट, आप जानते व्हाट मीन्स क्या, वेयर यानी कहाँ, वाई यानी क्यों, हु कौन या किसने, पूछ, किसका, हूँ, किसको, when, कब। तो देखें ये इस प्रकार के शब्द जो एक प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, वे कौन सा, हाउ कैसे, हाउ मेनी कितने, हाउ मच कितना, हाउ ओल्ड कितनी उम्र। ठीक ऐसे ही हाउ ऑफन कितनी बार। तो आपने देखा इस प्रकार के ये जो शब्द हैं, ये शब्द हम प्रश्न पूछने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है ना। और ऐसे शब्दों को हम अंग्रेजी में डब्ल्यूएच वर्ड्स के नाम से जानते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। अब इसका जवाब यस नो में दे सकते हैं क्या, नहीं दे सकते ना। अब नहीं दे सकते हैं तो हमें डब्ल्यूएच वर्ड लगाने की आवश्यकता है। डब्ल्यूएच वर्ड हमारे पास क्या है इसमें, कहाँ। स्ट्रक्चर अनुसार सबसे पहले हमने लगा दिया वेयर। डब्ल्यूएच वर्ड में जरूरत होती है हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने ले लिया डू। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है यू, तो वेयर डू यू, और वर्ब आ गई लिव, कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो इस प्रकार आपने देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को बनाना बड़ा आसान है।
आप जब भी आप ट्रांसलेट करें तो आपको देखना है कि जो वाक्य दिया गया है उस वाक्य में कौन सा टेंस हम काम में लेंगे, किस टेंस का उसमें प्रयोग होना है, उस टेंस के अनुसार फिर उसमें देखते हैं स्ट्रक्चर किस क्या है इसका, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर उसमें लगेगा, नेगेटिव का लगेगा या इंटरोगेटिव का लगेगा। उस स्ट्रक्चर के अनुसार आप उस वाक्य के शब्दों को जमाते हुए चले जाएंगे, आपका वाक्य बहुत आसानी से ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आज आपने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट को के वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट किया जा सकता है। अगले नेक्स्ट चैप्टर हम जो पढ़ेंगे जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य की करेक्ट फॉर्म वर्ब को कैसे भरा जाता है, क्योंकि जैसे हमने पूर्व में भी इस चीज़ को पढ़ा है कि टेंस पढ़ने के हमारे दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है ट्रांसलेशन करना, जो वाक्य दिया हुआ है हिंदी से अंग्रेजी बनाना सीखना, अंग्रेजी बनाना, उसके लिए हमको टेंस का ज्ञान होना आवश्यक है। दूसरी चीज़ जो ग्रामेटिकल हमारे क्वेश्चंस आते हैं परीक्षाओं में, उन ग्रामेटिकल क्वेश्चंस के लिए भी टेंस का ज्ञान होना आवश्यक है।